हमारे इस पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। पिछला वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, काफ़ी गंभीरता से आप विषय को समझ पा रहे हैं और कमेंट्स के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से आप अपना प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। इससे लग रहा है कि आप विषय को अच्छे से समझ पा रहे हैं हमारे वीडियो के माध्यम से। चलिए हम वीडियो में आगे बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। यह टॉपिक थोड़ा लेंथी टॉपिक है, थोड़ा लंबा टॉपिक है, क्योंकि इसमें कम से कम 8 से 10 मॉडल को शामिल किया गया है। हालांकि इस सेपरेट मॉडल ही काफ़ी होता है एक मॉडल को समझने के लिए, लेकिन आपके इस यूनिट के अंतर्गत सभी मॉडल्स को शामिल किया गया है, जिसके माध्यम से आपके को पब्लिक पॉलिसी और पॉलिसी के संरचना, उसके स्वरूप, उसके निर्माण, बनाने की प्रक्रिया, उसका मूल्यांकन, क्रियान्वयन, सारे एस्पेक्ट को समझने के ऊपर जोर देना है। हम विषय में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके माध्यम से हमारे आने वाले जितने भी वीडियो है पॉलिटिकल साइंस के विषय से जुड़े हुए, वो आप तक आसानी से पहुंच पाए और आप विषय को अच्छे से समझ पाएँ। आई होप आप लोग अच्छे से पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया पेपर की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने 3 यूनिट्स के ऊपर जो वीडियो बनाए हैं, उसको उसके माध्यम से आप विषय को और अच्छे से समझ पाए होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, मॉडल्स ऑफ पॉलिसी डिसीजन मेकिंग, यानी लोक नीति के निर्माण में जो मॉडल्स को शामिल किया गया है, जिसके माध्यम से आप लोक नीति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके समझने के ऊपर है। हमारा टेलीग्राम चैनल है, इससे भी आप जुड़ पाएंगे, ताकि मैं ये जो हमारा लेक्चर का पीडीएफ है उस पर मैं शेयर करूं और आप तक पहुंच पाए, जिसके माध्यम से आप वीडियो के साथ साथ आपको एक कंप्लीट नोट्स भी मिल जाए। चलिए हम बात करते हैं मॉडल्स ऑफ पॉलिसी डिसीजन मेकिंग, यानी लोक नीति के निर्माण में जो प्रयोग किए जाने वाले, लोक नीति के निर्माण को समझने के लिए जो प्रयोग किए जाने वाले मॉडल है, उस मॉडल की संरचना, उसकी क्या प्रकृति है, क्या उसका स्वरूप है, वह किस तरीके से लोक नीति का अध्ययन करता है, उस पर हम बात कर सकते हैं। देखिए, अगर मॉडल से जुड़ा हुआ आपका कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, देखिए इससे दोनों क्वेश्चन बनने की संभावना है। लॉन्ग में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। शॉर्ट में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी स्पेसिफिक मॉडल को, जैसे रेशनल चॉइस मॉडल हो गया, या इंक्रीमेंटल मॉडल हो गया, या ग्रुप थ्योरी मॉडल हो गया, या इलीट थ्योरी मॉडल हो गया, किसी एक मॉडल को ही पूछ सकता है शॉर्ट में। और लॉन्ग में आपको पूरे लोक नीति के निर्माण में, ये नीति निर्माण में ये जो मॉडल है, इसके स्वरूप के ऊपर बात कर सकता है। तो जब आप लॉन्ग में क्वेश्चन को तैयार कर रहे हो, तो प्रारंभ से हम बात करते हुए आ रहे हैं कि इसमें लोक नीति की विशेषता और उसके अर्थ को इंट्रोडक्शन वाले हिस्से में जरूर मेंशन कीजिएगा। और इसको आपको इस तरीके से मेंशन करना है कि जिसके माध्यम से आप लोक नीति के अर्थ को बताते हुए इसके जो मॉडल्स हैं उसके प्रतिरूप को आप क्वेश्चन में शामिल करें। जैसे थियरी वाला क्वेश्चन था, तो आपको लोक नीति को बताते हुए राज्य के सिद्धांत को शामिल करना था। जो हम लोगों ने एनालिसिस वाला क्वेश्चन देखा, पॉलिसी एनालिसिस, तो उसमें लोक नीति की अवधारणा को बताते हुए पॉलिसी एनालिसिस की अवधारणा को बताना है। सेम वैसे ही अगर इस क्वेश्चन को आप लिख रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन वाले हिस्से में लोक नीति की अवधारणा को बिना मिस किए हुए आपको लोक नीति के जो मॉडल्स हैं उसके अवधारणा को के ऊपर हमें बात करनी है। तो संक्षेप में लोक नीति के ऊपर आप हम कुछ बिंदुओं से प्रकाश डाल लेते हैं। हालांकि हमने अभी सारे वीडियोस में टॉपिक्स के अंतर्गत लोक नीति के अर्थ, विशेषता, उसके स्वरूप पर बात किया है। हालांकि इस टॉपिक के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि लोक नीति एक वह रणनीति होती है जिसके माध्यम से सरकार अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करता है, जनता तक पहुंचने की कोशिश करता है, जनता के हितों के लिए नीतियों का निर्माण करता है, जिस नीतियों के निर्माण के माध्यम से वह समाज की और सामाजिक समस्याओं और आर्थिक समस्याओं को दूर करने की कोशिश करता है, चाहे वह बेरोजगारी हो, खाद्य सुरक्षा हो, पर्यावरण हो, महिलाएं हो, रोजगार हो इत्यादि। कोई भी समस्याएं हैं या कोई चुनौतियां हैं सरकार के सामने या जनता के सामने, तो नीतियों के माध्यम से सरकार उस तक पहुंचने की कोशिश करती है। तो इस संदर्भों में लोक नीति की एक प्रासंगिकता उभर के आती है, लोक नीति की भूमिका उभर के आती है। जहाँ तक लोक नीति
की परिभाषा की बात है तो लोक नीति सिर्फ एक निर्णय ही नहीं होता है, यह एक समस्या समाधान करने का तरीका होता है जिसके माध्यम से सरकार आम जनता तक पहुंचकर उसकी समस्याओं को सॉल्व करती है और उसके निराकरण के लिए नीतियां बनाती है। हमारा जो मूल उद्देश्य है इस टॉपिक के माध्यम से यह समझने के ऊपर है कि लोक नीति निर्माण के जो मॉडल है उसकी क्या विशेषताएं उभर के आती है। लेकिन हम क्वेश्चन की दृष्टि से यह बात को बार बार कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पब्लिक पॉलिसी का परिचय देते हुए इंट्रोडक्शन में तब लोक नीति के निर्माण में जो मॉडल्स हैं उसकी विशेषताओं के बारे में बात कीजिएगा। एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ क्वेश्चन के नेचर को देखते हुए, इस टॉपिक के नेचर को देखते हुए, कि दो तरीके से आप तैयार होके क्वेश्चन को तैयार कीजिएगा। पहला, आपका क्वेश्चन बनने की संभावना इस तरीके से है कि लोक नीति के निर्णय निर्माण में सारे मॉडल को कॉमन रूप से ही पूछ ले कि लोक नीति के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले मॉडल्स का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए या उसका विश्लेषण कीजिए। या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसी स्पेसिफिक मॉडल के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें से सबसे ज्यादा संभावनाएं बनती है इंक्रीमेंटल मॉडल के ऊपर, पब्लिक चॉइस सॉरी पब्लिक चॉइस नहीं, रेशनल चॉइस मॉडल जो है उसके ऊपर, लिंडबॉम के जो मॉडल्स हैं उसके ऊपर। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछने की संभावना है, लेकिन आप ओवरऑल सारे मॉडल को तैयार कीजिएगा ताकि किसी भी सिचुएशन में क्वेश्चन पूछे आप उसको लिख सकें, डील कर सकें। जब मॉडल की बात आती है तो सबसे पहला प्रश्न उभर के आता है कि आखिर मॉडल्स होता क्या है, उसकी क्या प्रासंगिकता है, क्यों हमें विषय को, किसी विषय को समझने के लिए मॉडल की जरूरत होती है। तो मॉडल जो होता है वह एक स्वरूप को निर्धारित करता है, एक प्रतिमान को निर्धारित करता है जिसके माध्यम से हम किसी भी चीज को मूल्यांकन कर सकें, एक सैंपल के रूप में हम चीजों को अध्ययन कर सकें, जिसके माध्यम से हम उसके सारे क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक, गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन कर सकते हैं। मतलब मॉडल एक प्रतिमान है, एक स्वरूप है जो किसी भी चीज की व्याख्या करता है, उसको स्पष्ट करने की कोशिश करता है। लोक नीति के मुद्दे को पहचानने के साथ साथ इसके स्पष्टीकरण के ऊपर भी भूमिका देता है जो मॉडल्स हैं। लोक नीति के निर्माण में जो प्रमुख मॉडल है, इसमें आपके सिलेबस के अंतर्गत 9 और 10 मॉडल्स को शामिल किया गया है, जिसको हम क्रमशः इसके ऊपर ध्यान देंगे। हम थोड़ा जल्दी में चलेंगे क्योंकि मॉडल्स बहुत ज़्यादा हैं और इसके कंसेप्ट भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आप वीडियो में इन स्लाइड के माध्यम से आप मॉडल की मूल बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि मॉडल की विशेषताएं भले अंदर उस तरीके से आप न याद कर पाए, लेकिन मॉडल्स के जो नाम है, जो ये जो प्रतिमान है उसके जो नाम है उसको बिल्कुल मत भूलिएगा। 10 मॉडल है, 8 मॉडल है, कंठस्थ कर लीजिएगा उसका नाम, ताकि उसके माध्यम से आप चीजों को एक्सप्लेन कर लें उसकी प्रकृति के अनुसार। तो जो हमारा पहला मॉडल है वह है प्रक्रिया मॉडल, यानी इस इंग्लिश में इसको प्रोसेस मॉडल कहते हैं। लोक नीति के निर्माण में प्रक्रिया मॉडल यह एक काफी सार्वभौमिक कंसेप्ट लेके आता है, जिसमें से लोक नीति की समस्या से पहचान से लेकर कि हमारा समस्या क्या है, उसकी आइडेंटिफाई हमें कैसे करना है, उसके लिए जो कार्य सूची बनाना है, सरकार और जो अलग अलग संस्थाएं हैं, सरकार की संस्थाएं हैं, सरकार से बाहर हित समूह है, सामाजिक आंदोलन है, एनजीओ है, नागरिक है, मीडिया है, सभी को मिला के एक कार्य सूची बनाना होता है लोक नीति के निर्माण में। उस सारी प्रक्रियाओं को इस मॉडल के माध्यम से समझने की कोशिश किया जाता है, जिसमें से लोक नीति निर्माण की प्रक्रिया और लोक के वैधिकरण की प्रक्रिया के ऊपर भी मूल्यांकन करता है। वैधिकरण का मतलब कि जब कोई लोक नीति बनाई जाती है, पॉलिसी बनाई जाती है, तो उसके सरकार के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कार्यपालिका है, विधायिका है, ब्यूरोक्रेसी है, उसके माध्यम से उसको लेजिटिमाइज किया जाता है, उसको कानूनी रूप दिया जाता है, तभी वह जनता में वैध हो सकता है। तो इस तरीके से, और उसी के बाद तब वह नीति क्रियान्वयन की जाती है और उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो जो यह मॉडल है, प्रक्रिया मॉडल, एक लोक नीति के समस्याओं के पहचान से लेकर उसके बनने की प्रक्रिया और उसके इम्प्लीमेंटेशन से लेकर उसके मूल्यांकन तक के सारे पहलुओं का मूल्यांकन करता है और उसका एनालिसिस करने की कोशिश करता है, जिसके माध्यम से आप नीति की अवधारणाओं को समझ पाए।
दूसरा मॉडल उभर के आता है संस्थागत मॉडल, यानी इंस्टीट्यूशनल मॉडल। इंस्टीट्यूशनल मॉडल बेसिकली जो लोक नीति के निर्माण में शामिल होने वाली सरकारी संस्थाएं हैं, उसके संबंधों का मूल्यांकन करता है कि लोक नीति के, देखिए कोई भी पॉलिसी ऐसे तो बनती नहीं है एब्स्ट्रैक्ट में, उसको बनाने के लिए कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन होता है सरकार का। विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, नौकरशाही होती है, और भी कैग की संस्थाएं हैं, नीति आयोग है, एनडीसी है, उसके साथ साथ अन्य सरकारी संस्थाओं के साथ साथ आप देखेंगे मीडिया है, एनजीओ है, हित समूह है, सोशल मूवमेंट है। ये सारे संस्थाएं मिलकर तब एक पॉलिसी का निर्माण करती है, जिसमें सबसे ज्यादा प्राथमिकता होती है सरकार की संस्थाओं को। तो जो ये संस्थागत मॉडल है, बेसिकली लोक नीति में शामिल होने वाले जितने भी इंस्टीट्यूशन है, सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे वो विधायिका है, कार्यपालिका है, नौकरशाही की संस्था है, उसके संदर्भों का मूल्यांकन करता है, उसके कंसेप्टों का मूल्यांकन करता है। ये जो सरकारी संस्थाएं हैं, उसकी संरचनाओं और उस संस्थाओं के जाल का मूल्यांकन करता है। कोई भी सरकार संस्थाओं से ही मिलकर बनती है, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ब्यूरोक्रेसी इत्यादि संस्थाएं शामिल होती है, और ये सारी संस्थाएं लोक नीति में अपनी प्रमुख भूमिका निभाती है। संस्थागत मत मॉडल के अंतर्गत यह भी जोर दिया जाता है कि लोक नीति में एक कोर्शन होता है, एक बल प्रयोग होता है, जिसके माध्यम से राज्य की संस्थाएं लागू करवाती हैं। अगर इसमें फोर्स ना हो किसी भी पॉलिसी में, तो वह कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट हो ही नहीं पाएगी, जनता तक पहुंच ही नहीं पाएगी। अगर ये संस्थाएं बल प्रयोग न करें इसमें, चाहे वो कोई भी नीति हो, मनरेगा की नीति हो, गंगा बचाओ, गंगा की सफाई से जुड़ा हुआ नीति हो, पर्यावरण से नीति हो, अगर इसमें सरकार का एक फोर्सफुल पावर न शामिल हो, तो यह नीति सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए संस्थाएं इसमें एक प्रमुख भूमिका निभाती है, जिसका यह मॉडल मूल्यांकन करता है। यह मॉडल लोक नीति के संदर्भ में राज्य के संस्थाओं संरचनाओं की भूमिका का मूल्यांकन करता है, जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया है। और यह मॉडल नीतियों को लागू करवाने में किस तरीके से संस्थाओं की भूमिका उभर के आती है, और वह एक वैधता देती है, एक लेजिटिमेसी देती है किसी भी पॉलिसी को। देखिए, अगर कोई पॉलिसी सरकार के द्वारा नहीं बनाई जाती है, तो जनता में वैध ही नहीं होगी, जनता उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं होगी। तो यह वैधता देने का काम जो होता है ना, वह सरकार की संरचना और इंस्टीट्यूशन का होता है। तो यह जो मॉडल है, इंस्टीट्यूशनल मॉडल, इन सारे एस्पेक्ट के ऊपर बात करता है, जिसमें लोक नीति के निर्माण किया जाता है। अगला मॉडल आता है रेशनल मॉडल। यह काफी इंपॉर्टेंट मॉडल है, इस मॉडल को थोड़ा गंभीरता से पढ़िएगा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में भी आने की इस मॉडल की काफी संभावना होती है। देखिए, रेशनल मॉडल जो है, वह लोक नीति निर्माण की प्रक्रिया में एक तार्किक विकल्प के ऊपर बात करता है। इसमें टर्म से ही नाम पता चल जा रहा है, रेशनल, यानी रेशनल मतलब तार्किक तरीके से। एक रेशनल तरीके से जब कोई आदमी डिसीजन लेता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, इसमें कितने संसाधन लगेंगे, उसका क्या लाभ हानि है, किससे कितना इससे हमें आउटपुट प्राप्त हो सकता है, तो इन सारे जो पहलुओं का मूल्यांकन करता है एक तार्किक तरीके से, उस मॉडल के अंतर्गत हम मॉडल को हम रेशनल मॉडल के रूप में परिभाषित करते हैं। यह मॉडल नीति निर्माण में काफी महत्वपूर्ण तरीके से उभर के आता है। इसमें बहुत सारे थिंकर्स हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम उभर के आता है हर्बर्ट साइमन। आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थिंकर्स में भी इनका नाम पढ़ते हैं, जिन्होंने डिसीजन मेकिंग थ्योरी दिया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, नोबेल प्राइज विजेता भी है। एक नाम है वाइद्रोर का, ये है जो रेल द्रोर इनका नाम है, और थॉमस अर्डाई। ये जो थिंकर्स हैं, वह रेशनल मॉडल के बारे में बात करते हैं, जिसमें से सरकार अगर कोई नीति बनाने की जा रही है, कोई नीति का चयन करना चाह रही है, तो वह रेशनल तरीके से बात करे। इसमें इनका जो सबसे ज्यादा जोर होता है, वह ऐसा मूल्यांकन करने के ऊपर होता है कि नीतियां अधिक से अधिक सामाजिक लाभ दे। हमें ऐसे नीति को अपनाना चाहिए, ऐसे पॉलिसी को अपनाना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक आउटपुट प्राप्त हो सके, जिसमें लागत कम हो और अधिक से अधिक लाभ हो। तर्कपूर्ण तरीके से नीतियों का निर्माण करना चाहिए। हमें ऐसा नीति नहीं बना देना चाहिए कि संसाधन ही सबसे ज्यादा लग जाए और उससे कोई आउटपुट ही ना निकल कर आए, या
हम टारगेट ग्रुप तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो। तो इस तरीके से यह सारे विकल्पों के ऊपर बात करने की कोशिश करता है, जिसमें से हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि जब भी कोई पॉलिसी बनाई जा रही है रेशनल मॉडल के अंतर्गत, तर्कसंगत मॉडल के अंतर्गत, तो मूल्य और तथ्यों को अलग अलग करके रखा जाना चाहिए। मूल्य का मतलब जो फैक्ट है, और वैल्यूज है, वैल्यूज मतलब जो आपका कल्चर है, आपका मान्यताएं हैं, आपके विचार हैं, आपके सोच है, ये मूल्य के अंतर्गत आते हैं। फैक्ट होता है जो प्रमाणित है, क्या घटनाएं हैं, क्या होने वाला है, क्या सिचुएशन है, किसके लिए हमें बनाना है। तो इस दोनों कंसेप्ट को एक साथ नहीं शामिल किया जाना चाहिए, इसको हमें अलग अलग शामिल करके तब किसी पॉलिसी को बनाना चाहिए। यह कॉन्सेप्ट जो है रेशनल मॉडल के अंतर्गत उभर कर आता है। रेशनल मॉडल को, तर्कसंगत मॉडल को आप निम्न चरणों के अंतर्गत विभाजित कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहले समस्याओं का निर्धारण करना, उसका पहचान करना, यानी आइडेंटिफाई ऑफ प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। उसके बाद महत्व के आधार पर लक्ष्यों को क्रम के आधार पर निर्धारित करना। जब भी कोई आप पॉलिसी बना रहे हैं तो किस ऑब्जेक्टिव का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, उसको हमें क्या प्राथमिकता देनी है, उसके ऊपर जोर देना। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो संभावित विकल्प हैं, अगर हमें गंगा सफाई करना है तो गंगा सफाई के लिए कौन कौन से विकल्प हैं, अगर पर्यावरण को साफ रखना है तो इसको के लिए कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं, अगर रोजगार गरीबी को हटाना है तो उसके लिए सरकार के सामने कौन कौन से विकल्प हैं। उसमें जो सबसे सर्वश्रेष्ठ विकल्प होता है, उसके चयन के ऊपर पब्लिक चॉइस, सॉरी, रेशनल चॉइस थ्योरी बात करता है, जिसमें से विकल्पों के लागत और लाभ का विश्लेषण किया जा सके। ऐसा नहीं है कि हमें ऐसा विकल्प चुन ले जो अधिक से अधिक संसाधन लिए जा रहा है, उसमें अधिक से अधिक खर्च ही हो रहा है और लाभ कम निकल के आ रहा है। और इसके साथ साथ नीतियों के क्रियान्वयन और मूल्यांकन के ऊपर बात करता है। तो इस तरीके से यह जो रेशनल चॉइस, रेशनल मॉडल है, वह बात करने की कोशिश करता है। हालांकि इस मॉडल की बहुत सारी सीमाएं भी हैं, चुनौतियां भी है, जिसको लेकर काफी क्रिटिसाइज किया जाता है। जिसमें से सबसे पहला क्रिटिसिज्म तो ये हर्बर्ट साइमन के मूल्य और तथ्य को अलग करने को लेकर ही है, कि अगर कोई व्यक्ति कोई नीति बना रहा है तो अपने मूल्यों को कैसे अलग कर दे, अपने विचारों को कैसे अलग कर दे, कैसे वह इतना वैज्ञानिक तरीके से, मशीन के तरीके से काम करे कि उसके ऊपर कोई प्रभावित ही नहीं हो। अगर कोई जनजातीय वर्ग से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और उसको अपने जनजातीय क्षेत्रों के लिए कोई नीति बनानी है, तो कैसे उस मूल्य को अलग कर दे, उससे उसका जुड़ाव रहना ही है। तो इस तरीके से उसके साथ साथ हर्बर्ट साइमन भी एक कॉन्सेप्ट दिए हैं सीमित तार्किकता का। इसका तार्किकता ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में, जिसको बॉन्डेड रैशनैलिटी कहते हैं। इसका मतलब कि कोई भी अगर थिंकर्स है, कोई भी अगर पॉलिसी मेकर्स है, अगर कोई पॉलिसी बनाने जा रहा है तो उसका जो रैशनैलिटी है वो बधी होती है। ऐसा नहीं है कि वो एब्स्ट्रैक्ट में कोई नीति बनाने का, जैसे आपके पास एग्जाम आ रहा है तो आपके समय भी आपकी रैशनैलिटी बधी हुई है। ऐसा नहीं है कि आप सारे जितने भी रीडिंग मटेरियल्स है, क्वेश्चन है, या जितने भी आपके टॉपिक से जुड़े हुए रिसोर्स है, आप उसको पढ़ पाएंगे। यह असंभव है, यह कहना भी असंभव है। उसमें से आपको चूज करना है कि सबसे सर्वोत्तम क्या है, वो सबसे अच्छा क्वालिटी कौन दे पा रहा है, किससे हमारा आंसर अधिक से अधिक इफेक्टिव हो पाएगा। यह जो चयन करना है वह रैशनैलिटी की बात करता है। लेकिन अगर आप कहें कि आप ऑक्सफोर्ड का रीडिंग मटेरियल उठा के पूरे हर्बर्ट साइमन के बुक को ही आप पढ़ के अपने क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे, तो यह एक सीमित रैशनैलिटी की बात हो जाएगी। ना तो आपके पास समय है, ना तो आपके पास उतने रीडिंग मटेरियल है, ना तो आपके पास उस तरीके की समझ भी है ताकि आप इस थिंकर्स को अभी इस लेवल पर समझ पाए। तो इस तरीके से ये सारी चुनौतियां लोक नीति के निर्माण में भी उभर के आती है। पॉलिटिकल चुनौतियां भी उभर के आती है, जिसमें से कोई नीति बनाई जाती है तो राजनीतिक जो उसका एस्पेक्ट है, जो राजनीतिक पक्ष है, जिसको आप सभी समझते हैं कि किस तरीके से राजनीतिक दबाव उभर के आता है। लागत लाभ का विश्लेषण भी एक समस्या के रूप में उभर के आती है, कि हम कैसे एनालिसिस कर लें कि जो हम नीति का निर्माण करने जा रहे हैं उसमें इतना ही लागत आएगा और इससे इतना आउटपुट निकल के आएगा। अगर मान लीजिए कि जनधन योजना की बात की जा रही है तो सरकार किस तरीके से क्वालिटेटिव तरीके से एनालिसिस कर ले कि हम इस योजना को बनाने के लिए हमें इतना कॉस्ट आएगा ही आएगा, इतना ही कॉस्ट आएगा और इससे हम इतना लाभ नहीं हो पाएगा। वो तो ऑन गोइंग प्रोसेस है,
जो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लाभ भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो यह एक समस्या उभर के आती है। उसके साथ साथ नौकरशाही की प्रकृति को लेके भी सवाल किया जाता है जो लोक नीति का निर्माण करते हैं। बहुत सारा क्रिटिसिज्म इस पर किया जाता है कि जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, जो जिसके लिए लोक नीति बनाई जाती है, उससे ही वो परिचित नहीं होते हैं। वो दूसरे समुदाय से आते हैं, दूसरे पृष्ठभूमि से आते हैं, उनकी भाषा अलग है, उनकी शैक्षिक योग्यता अलग है, और वह जिसके लिए बना रहे हैं नीति, उनसे वह बिल्कुल परिचित ही नहीं है। तो वहां पर नीति सही से प्रभावित नहीं हो पाती है। तो ये रेशनल मॉडल है, इसकी समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, जिसके माध्यम से आप इसको समझ पा रहे हैं। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है वह है वृद्धिशील मॉडल, यानी इंक्रीमेंटल मॉडल। इस मॉडल के जो प्रमुख विचारक हैं वह है चार्ल्स लिंडबॉम। ये नाम याद जरूर रखिएगा। जब भी आप मॉडल्स को पढ़ें तो उसके नाम को, थिंकर्स के नाम को जरूर ध्यान में रखें। यह जो मॉडल है बेसिकली, जो हम लोगों ने अभी हर्बर्ट साइमन और वाइथरोर और डाई के मॉडल्स को पढ़ रहे थे, तर्क संगत मॉडल यानी रेशनल मॉडल का, उसकी आलोचना करते हुए अपने इस इंक्रीमेंटल मॉडल की वकालत करता है। इनकी एक बुक आई थी 1959 में, साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रू। उसमें इसने इन मॉडल की विशेषताओं की बात की थी। वृद्धिशील मॉडल की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, वह वृद्धि परिवर्तन के जरिए आगे बढ़ाने के ऊपर, और नीति निर्माता प्रचलित नीतियों को स्वीकार करते हैं और नई नीतियों के परिणामों के प्रति अनिश्चितता बनी रहती है, उसको लेकर है। इसके साथ साथ अगली विशेषता इसकी उभर के आती है कि परस्पर तालमेल और संवाद के ऊपर जोर दिया जाता है। यह जो इंक्रीमेंटल मॉडल है वह इस बात को कोशिश करता है कि एक तालमेल और संवाद को, कम्युनिकेशन को हमेशा जोड़ दिया जाए। इंक्रीमेंटल मॉडल के प्रस्ताव में जांच और त्रुटि की प्रणाली भी जुड़ी होती है, जिसमें हमेशा उपयोग और करेक्शन किया जा सके। लिंडबॉम का जो वृद्धिशील मॉडल का प्रस्ताव है वह इन बिंदुओं के ऊपर बात करने की कोशिश करता है, जिसमें से मूल्य और लक्ष्यों का चयन किया जा सके। क्या हमारा टारगेट ग्रुप है कोई भी नीति बनाने के संदर्भ में, कार्यवाहियों के विश्लेषण के बीच के अंतर संबंध को दिया जा सके, समझा जा सके, मूल्यांकन किया जा सके। साधन साध्य विश्लेषण उपयुक्त नहीं है। जो वहां पर लागत लाभ की बात कर रहे हैं, साधन साध्य की बात कर रहे हैं कि हमारा क्या रिसोर्स है और क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसका मूल्यांकन करना लोक नीति के निर्माण में उपयुक्त नहीं है। यह कॉन्सेप्ट लिंडबॉम अपने इंक्रीमेंटल मॉडल के अंतर्गत कहने की कोशिश कर रहे हैं। आगे यह बात करते हैं कि अच्छी नीति की पहचान तभी होती है जब विश्लेषक सीधे तौर पर नीति से सहमत हो। जो बनाने वाला है व्यक्ति है, वही अगर नीति से सहमत नहीं है तो वह पॉलिसी अफेक्टिव नहीं हो पाएगी। यह इंक्रीमेंटल मॉडल का विशेषताएं हैं, जिसमें से इंक्रीमेंटल मॉडल विश्लेषण के 3 स्वरूप में इसको बात किया जा रहा है: सरल वृद्धिवादी विश्लेषण, रणनीतिक विश्लेषण और विखंडित विश्लेषण। अगर सेपरेट क्वेश्चन नहीं पूछता है तो आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये हेडिंग जरूर याद रखिएगा, उसमें आप उसको मेंशन करके उसकी व्याख्या कर दीजिएगा। आप इस तरीके से आप इस मॉडल को अच्छे से लिख पाएंगे। अगला मॉडल है ग्रुप थ्योरी का। समूह सिद्धांत बेसिकली यह भी पब्लिक पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में काफी पॉपुलर हुआ सिद्धांत है, मॉडल है, जिसमें से समूहों के बीच के संतुलन को समझने की कोशिश किया जाता है। सरकार और व्यक्ति के बीच में यह एक कड़ी का काम करता है, जो हम लोगों ने दबाव समूह के रूप में पिछले वीडियो में बात किया था ना, थ्योरी ऑफ स्टेट के संदर्भ में। उसको आप यहाँ पर को रिलेट कर सकते हैं कि एक दबाव समूह जो यहाँ पर ग्रुप थ्योरी है, वह किस तरीके से लोक नीति में एक प्रभावशाली भूमिका निभाता है, जिससे वह अपने हितों को पूरा कर सके। वैसे ही एक और मॉडल है अभिजात मॉडल। हालांकि यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है कि यूनिट 2 के जो वीडियो है उसमें अभिजात मॉडल और दबाव समूह को काफी विस्तृत तरीके से व्याख्या किया गया है। उस कॉन्सेप्ट को आप इस लोक नीति के संदर्भ में को रिलेट कर दीजिएगा, अलग से आपको बर्थडे लेने की जरूरत नहीं है। जिसमें से अभिजात वर्ग लोक नीति पर किस तरीके से इलिट वर्गों का प्रभाव उभर के आता है, उसके ऊपर यह समझने की कोशिश जोर दिया जाता है अभिजात वर्ग में। अभिजात वर्ग के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि यह वह समुदाय है जो काफी प्रभावशाली होता है। समुदाय नहीं मतलब समूह है या वर्ग है जो काफी प्रभावशाली है, चाहे वो बिजनेसमैन का हो, उद्योगपति का हो, या राजनीतिक वर्गों का हो, ब्यूरोक्रेट का हो, जो सरकार
के ऊपर काफी प्रभाव बना सकता है, और इसका प्रभाव लोक नीतियों के ऊपर भी उसी तरीके से उभर के आता है, जिसमें से वर्चस्वशाली जो लोग होते हैं, जो उनका आधिपत्य होता है नीतियों के ऊपर दिखाई देता है। आप इस पिक्चर के माध्यम से जो इलीट वर्ग है उसकी भूमिका को देख सकते हैं कि किस तरीके से इनका जो सिचुएशन है वो टॉप के ऊपर है, उसके नीचे ऑफिसर्स और एडमिनिस्ट्रेटर आते हैं जो ब्यूरोक्रेट हैं, और ये जो नीति का निर्माण करने वाले हैं वह आते हैं, और सबसे नीचे है मास यानी आम जनता। तो जब भी नीति कोई बनाई जाती है, पॉलिसी बनाई जाती है, तो सबसे ज्यादा प्रभाव इलीट क्लास का होता है उस नीति के ऊपर, जो अपने हितों के फेवर में रखकर बनाने की कोशिश करते हैं या उसको प्रभावित करते हैं, और आम जनता सबसे नीचे होती है जो इससे काफी अनभिज्ञ होती है, न तो नीति के निर्माण में और न ही उसके क्रियान्वयन में। एक तरीके से शक्तिशाली अल्पसंख्यक और शक्तिहीन बहुसंख्यक के रूप में समाज को विभाजित करता है। यह सिद्धांत और यह मॉडल लोक नीति के निर्माण के संदर्भ में इस नजरिए से मूल्यांकन करने की कोशिश करता है। अभिजात वर्गों के हितों के अनुरूप ही लोक नीति का निर्माण किया जाता है, जो इसकी प्रमुख विशेषता है। जरूर आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, ताकि आप चीजों को और अच्छे से कोरिलेट कर पाए। अगला मॉडल है व्यवस्था मॉडल, प्रणाली मॉडल या सिस्टम थ्योरी। इस मॉडल को से आप लोगों ने तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स या आईआर के पेपर में जरूर परिचित हुए होंगे। इसके जो थिंकर्स हैं वह डेविड स्टन है, और इनका जो कॉन्सेप्ट दिया था आईआर और तुलनात्मक राजनीति के संदर्भ में दिया था, जिसमें जिसका प्रयोग लोक नीति के निर्माण में भी काफी प्रमुखता से किया जा रहा है। इस मॉडल को ब्लैक बॉक्स मॉडल भी कहा जाता है। ब्लैक बॉक्स मतलब एक ऐसा अंधकार की कोठरी जिसमें से कोई डिमांड डाला जाता है और फिर एक आउटपुट निकल के आता है। जैसे आप एक मशीन के रूप में देख सकते हैं, गन्ने की मशीन के रूप में आप देख सकते हैं, जूसर मशीन के रूप में एक मॉडल को देख सकते हैं कि जूसर मशीन में या गन्ने के मशीन में एक आउटपुट इनपुट डाला जाता है कोई भी चीज, और फिर वह उसको प्रोसेसिंग करके जूस के रूप में दूसरी तरफ से निकाल देने की कोशिश करता है। यही पूरी प्रक्रिया है डेविड स्टन इस व्यवस्था मॉडल के माध्यम से पब्लिक पॉलिसी के अंतर्गत समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे यह इसमें चार कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको निवेश निर्गत मॉडल भी कहा जाता है। इस मॉडल में इस पिक्चर के माध्यम से आप चीजों को समझिए। इसमें सबसे पहले है निवेश, यानी कोई मांग या समर्थन राजनीतिक व्यवस्थाओं में डाली जाती है। जो राजनीतिक व्यवस्था है ना, यही वो संस्था है, सरकारी संस्था है, जहां पर नीतियों का निर्माण किया जाता है, जिसको हम जूसर मशीन के रूप में इसका तुलना कर रहे थे। यहाँ पर जनता के द्वारा कुछ मांगे की जाती है या कुछ समर्थन के लिए बातें रखी जाती है। जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था कि लोक नीति के निर्माण में जो सामाजिक आंदोलन है या जनता है, उसकी दोनों भूमिका उभर के आती है। एक मांग के रूप में आती है कि हमारे लिए यह नीतियां बनाए, या अपने समर्थन के लिए या किसी नीति के विरोध में भी उनका डिमांड उभर के आता है। तो इस तरीके से मांग और समर्थन के रूप में राजनीतिक व्यवस्था में आउट इनपुट जाता है, जिसको निवेश कहते हैं। ये सारा पूरा पर्यावरण है जहां पर निर्माण किया जाता है, और यहाँ पर फिर उसके अनुरूप, उस मांगों के अनुरूप, इस समर्थन के अनुरूप, जनता के डिमांड के अनुरूप नीतियों का निर्माण किया जाता है अंदर राजनीतिक व्यवस्था में, जिसमें कार्यपालिका हो गया, विधायिका हो गया, न्यायपालिका हो गया, नीति आयोग हो गया, ब्यूरोक्रेसी हो गया। इस तरीके से यहाँ पर नीतियों का निर्माण किया जाता है, और फिर ये नीतियां निर्णय के रूप में एक आउटपुट के रूप में जनता तक पहुंचने की कोशिश करती है। और फिर लास्ट में एक प्रक्रिया होता है फीडबैक, जो मूल्यांकन का हिस्सा है, जिसके माध्यम से यह इवेल्युएट किया जाता है कि क्या यह नीति इफेक्टिव रही, कितना सही रहा, कितना टारगेट ग्रुप तक पहुंचा, कितना नहीं पहुंचा। तो इस तरीके से यह पूरा एक चेन के रूप में चलता रहता है। इसमें फीडबैक को बिल्कुल मत भूलिएगा। डेविड स्टन का जो पूरा मॉडल है इसी के ऊपर बात करता है कि एक पूरा मॉडल है, एक कॉन्सेप्ट है, ये जिसको हम इन्वायरमेंट करते हैं। वहां पर जनता है, उसका मांग सरकार के पास जाती है, सरकार उसको नीतियों में रूपांतरित करती है, और फिर वह नीतियां जनता तक पहुंचती है, फिर उसका एनालिसिस होता है, और फीडबैक के माध्यम से फिर सरकार तक पहुंचती है। इसमें सारे इंस्टीट्यूशन अपनी भूमिका निभाते हैं, जिसमें सरकारी संस्थाओं से लेकर गैर सरकारी संस्थाएं, मीडिया, जनता, सभी की भूमिका उभर के आती है। और इस पूरे परिदृश्य को हम इन्वायरमेंट कहते हैं, जिसमें लोक नीति का निर्माण किया जाता है। सीधे सीधे आप जूसर मशीन के उदाहरण के रूप में आप डेविड स्टन के इस मॉडल को समझ सकते हैं। तो इस तरीके से
यह मॉडल काफी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स में भी इस मॉडल से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। अगला मॉडल है गेम थ्योरी की। रुक जाओ। गेम थ्योरी, हालांकि ये भी मॉडल इंटरनेशनल रिलेशन से ही लिया गया है, जिसमें से एक फैक्टर के जो डिसीजन होता है उसका क्या इम्पैक्ट उभर के आता है दूसरे फैक्टर के ऊपर, उसी के संदर्भ में मूल्यांकन किया जाता है। गेम थ्योरी बेसिकली वर्ल्ड वार के कॉन्सेप्ट में दिया गया था, जिसमें से एक देश दूसरे देश के रणनीतियों को इस मॉडल के माध्यम से समझने की कोशिश करती है। जैसे अभी वार चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, तो कोई देश अपनी रणनीति को दूसरे देश से नहीं बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गतिविधियों का, उसके संगठन का, किस देश से वह क्या समझौता कर रहा है, क्या वह एक्टिविटी कर रहा है, उसके आधार पर एक निर्णय लिया जाता है। तो इस मॉडल को गेम थ्योरी के रूप में दिया जा रहा है। सेम कंसेप्ट इस मॉडल को पब्लिक पॉलिसी में भी लाने की कोशिश की गई है, समझने के लिए कि नीति निर्माण में भी यह मॉडल काफी प्रासंगिक हो सकता है, जिसमें से सरकार जब कोई नीतियों का निर्माण करती है तो उसका क्या इम्पैक्ट उभर के आएगा, कैसे वह एक दूसरे को प्रभावित करेगा, उसका क्या उद्देश्य है, किस तरीके से प्राथमिकता है, उसको इस मॉडल के माध्यम से समझा जा सकता है। एक मॉडल है मानकीय इष्टतम यानी वृद्धिवादी मॉडल, वाई द्रोर का। हालांकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, पब्लिक पॉलिसी में यह एक काफी इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं, और इस मॉडल को एक अलग चैप्टर के रूप में ही अध्ययन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको इसी मॉडल के संदर्भ में समझना है, तो आप इसको शॉर्ट में समझिए और जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा। यह जो मॉडल है वाई द्रोर का, वह बेसिकली जो लिंड मॉम का मॉडल है, वृद्धिवादी मॉडल, उसकी आलोचना करता है। जैसा कि आपको याद होगा कि लिंड बॉम का जो मॉडल था वह रेशनल थ्योरी के मॉडल की आलोचना करता है, तर्कसंगत मॉडल की आलोचना करता है। और ये जो वाई द्रोर का जो मॉडल है वृद्धिवादी मॉडल, यह लिंडबॉम के मॉडल की आलोचना करता है। और जो हर्बर्ट साइमन जो बात करते हैं बुद्धि संगत और तार्किकता के आधार पर नीति के निर्माण का, उसकी आवश्यकता और उसके वकालत के ऊपर जोर देता है। यह मॉडल जो है बेसिकली दो तरीके से काम करने के ऊपर जोर देता है, जिसमें यह मानता है कि अगर छोटे स्तर पर कोई निर्णय लिया जा रहा है या कोई डिसीजन लिया जा रहा है, तो वहां पर हमें रैशनल मॉडल को अपनाना चाहिए, उसको हमें पूरी तरीके से खारिज नहीं करना चाहिए। बुद्धि संगत जो मॉडल है, तर्क संगत जो मॉडल है, विधि है, उसको हमें अपनाना चाहिए। लेकिन अगर कोई बड़े स्तर पर कोई डिसीजन लिया जा रहा है, या देशव्यापी या पूरे नेशनल लेवल पर कोई निर्णय लिया जा रहा है, या पॉलिसी बनाई जा रही है, या किसी समस्याओं का मूल्यांकन करना है, तो वहां पर हमें एक मेटा साइंस का, पॉलिसी साइंस का निर्माण करना होगा। हालांकि पॉलिसी साइंस का कंसेप्ट है, लासवेल ने दिया था। आप इंट्रोडक्शन में इस नाम से जरूर परिचित होंगे, हैरल्ड लासवेल, जिन्होंने पॉलिसी साइंस के जनक के रूप में, जिनको माना जाता है पॉलिसी साइंस का जनक के रूप में। तो इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से यह बात को समझाने की कोशिश करते हैं। यह तर्कसंगत मॉडल का ही एक संशोधित रूप है, जिसको हर्बर्ट साइमन ने बात किया था, वाइद्रोर ने बात किया था। वहां पर भी इनका नाम था, आरडाई का नाम था। बेसिकली हर्बर्ट साइमन का जो मॉडल है, उसी मॉडल का एक संशोधित रूप है। इस मॉडल को बेसिकली तीन भागों में विभाजित करके समझने की कोशिश की जाती है। नहीं, ये सब व्हाइट रोड ने व्याख्या किया है, जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। पहला जो चरण है वह मेटा निर्माण चरण है, और दूसरा चरण है नीति निर्माण का चरण है, और तीसरा जो चरण है वह उत्तर नीति निर्माण के चरण के रूप में बात किया जाता है। इसमें काफी पहलुओं के ऊपर, हालांकि 18 भागों में ये पूरा अपना पॉलिसी को एनालिसिस किया है वाइद रोड ने, लेकिन इसको तीन भागों में संक्षेप करके अध्ययन किया गया है। आर के सप्रू की जो बुक है काफी इंपॉर्टेंट बुक है, उसके माध्यम से आप चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा, बाद में भी अगर जब आप पब्लिक पॉलिसी को पढ़ रहे हो तो। जो मेटा निर्माण का जो चरण है, वह इस चरण में नीति निर्माण की प्रक्रियाओं के संबंधित तकनीकी का मूल्यांकन करता है। नीति निर्माण से बनने की जो प्रक्रिया है, कोई भी पॉलिसी बनने से पहले की जो प्रक्रिया होती है, उसकी रणनीति क्या होगी, उसके प्रोसेसिंग का तरीका क्या होगा, किस तरीके से उसको हमें प्रोसेस करना है, कैसे उस पर रणनीतियां बनानी है, उस सारे संदर्भों का मूल्यांकन मेटा निर्माण चरण के अंतर्गत किया जाता है।
दूसरा चरण होता है नीति निर्माण का चरण। इसमें किस तरीके से हमें नीति बनाएं, उसका संसाधनों का आवंटन कैसे करें, इसके क्या क्या वैकल्पिक विकल्प हो सकते हैं, इसका चयन करना, इसके लागत लाभ का मूल्यांकन करना कि हम कोई नीति बनाने जा रहे हैं तो उसमें क्या लाभ आएगा, क्या उसका लागत उभर के आएगा। और इस तरीके से जो नीति निर्माण का चरण होता है वह इस बात के ऊपर होता है कि एक नीति निर्माण के विकल्प के ऐसे विकल्प का चयन किया जाए जो सर्वश्रेष्ठ हो, सबसे उत्तम हो इस संदर्भ में। और जो उत्तर नीति निर्माण का चरण होता है वह बेसिकली उसके क्रियान्वयन और मूल्यांकन से जुड़ा होता है। जब भी कोई नीति बन के क्रियान्वित हो जाती है, उसको लागू कर दिया जाता है, उस प्रक्रिया का अध्ययन और उसका मूल्यांकन करना, उसका जो अध्ययन है वह उत्तर नीति निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। इसमें भी फीडबैक एक बहुत बड़ी प्राथमिकता के रूप में उभर के आती है, जिसके माध्यम से पुनः इस पूरे प्रक्रिया को समझने के ऊपर जोर दिया जाता है। इस तरीके से आप इस पूरे मॉडल को समझने की कोशिश कीजिएगा और इसका मूल्यांकन जरूर कीजिएगा। लास्ट में आप मूल्यांकन, आलोचनात्मक मूल्यांकन और निष्कर्ष, इसको लिखे बिना आप आंसर को बिल्कुल बाइंड मत कीजिएगा। जब भी आप आंसर लिख रहे हो तो दो चीज एकदम 100% होनी ही चाहिए, पहला इंट्रोडक्शन भाग और लास्ट का मूल्यांकन और निष्कर्ष। इसी के बीच में आपका पूरा मेन बॉडी आएगा। अगर मॉडल के बारे में बात पूछ रहा है तो मॉडल को लोक नीति की विशेषताओं को परिचय के रूप में, इंट्रोडक्शन के रूप में बात करते हुए आप सारे मॉडल को एक एक करके क्रमशः व्याख्या कीजिए और लास्ट में इसको एनालिसिस करके, इसका मूल्यांकन करके इसको कंक्लूड कीजिए। आपका पूरा क्वेश्चन काफी अथेंटिक होगा, काफी प्रभावशाली होगा। जब भी हम आंसर की चेकिंग भी करते हैं, जब हम आंसर को जांच भी करते हैं, तो इसमें यह इस चीज़ों का स्टूडेंट में काफ़ी कमियां दिखाई देती है। जो मुझे लगा कि इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखें कि बिना इंट्रोडक्शन और मूल्यांकन का पोर्शन लिखे हुए कोई भी क्वेश्चन को ना तो प्रारंभ करें ना तो उसका बाइंड अप करें। आई होप यह मॉडल आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। आप लोगों ने काफ़ी गंभीरता से सुना, विषय को समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारा आने वाला अगला वीडियो आप तक पहुंच पाए और आपके साथ और भी जो पॉलिटिकल साइंस के अध्ययन करने वाले विद्यार्थी हैं उनका भी लाभ हो सके। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।